नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का। शुरुआत करने से पहले देखिए, हमारे चैनल पर आप लोगों को सबसे बेहतरीन नोट्स, मार्केट से कई गुना अच्छी नोट्स, कंप्लीट नोट्स, अपडेटेड नोट्स आपको प्रोवाइड की जाती हैं। अगर आपको यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए, आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए नोट्स चाहिए, पूरा कंप्लीट जीएस का, सामान्य हिंदी का, करंट अफेयर्स के अलावा मैथ और रीजनिंग के भी नोट्स अवेलेबल हैं, तो इसके लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के ज़रिए तुरंत मैसेज करें। और इस समय 50% का भारी डिस्काउंट भी चल रहा है, उसको लेकर आप अगर 1 से 2 बार पढ़ लेंगे तो उसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये यकीन मानिए। और जितने लोगों ने लिया है, लगभग 99.9% पॉजिटिव और सबसे अच्छे रिस्पांस मिले हैं। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, तो उसकी असफलता के बाद भारत के लोग की जो मनः स्थिति थी वो काफ़ी ख़राब हुई और एक प्रकार से कहें तो क्रिप्स मिशन ने भारतीयों की मनः स्थिति को झकझोरने का कार्य किया और उसी से असंतुष्ट होकर गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम महान लड़ाई को प्रारंभ करने का फैसला किया, जिसको भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले 1942 में वर्धा में एक कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। उसके बाद कांग्रेस का बम्बई में अधिवेशन हुआ, वार्षिक अधिवेशन बम्बई के ग्वालिया टैंक में हुआ कांग्रेस का, जिसमें इस वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि की गई और भारत छोड़ो आंदोलन को चलाने का निर्णय लिया गया गांधी जी के नेतृत्व में। और इसी आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने इसी कांग्रेस अधिवेशन में करो या मरो का नारा दिया था। तो करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। लेकिन जैसे ही 9 अगस्त को ये आंदोलन प्रारंभ हुआ, उसके ठीक उसी दिन ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। जितने भी प्रमुख नेता गिरफ्तार हुए, उसमें गांधी जी को आगा खां पैलेस जेल में, जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर जेल में, राजेंद्र प्रसाद को पटना जेल में और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया। बाद में जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार हो गए और फरार होकर आज़ाद दस्ते का गठन किया और वहीं से भूमिगत होकर वो आंदोलन को चलाते रहे। इस आंदोलन के दौरान पूरे देश में कारखानों, कॉलेजों और स्कूलों में हड़ताल प्रदर्शन किया गया, लेकिन इस आंदोलन के दौरान बहुत हिंसक घटनाएं भी हुईं और उसका कारण था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा गोलीबारी करके उस आंदोलन को दमन करना, जिसके कारण क्रोधित होकर जनता ने अनेक स्थानों पर हिंसक कार्यवाही भी की। लेकिन जैसे जैसे ब्रिटिश दमन हुआ, वैसे वैसे ये आंदोलन भूमिगत होकर चलने लगा। खासकर जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसफ अली ने इस आंदोलन को भूमिगत होकर चलाया। ऊषा मेहता ने बम्बई से अवैध रेडियो स्टेशन भी चलाया, जिससे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से बोलते थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही देशों में कुछ अलग अलग स्थानों पर समानांतर सरकार की स्थापना भी हुई, जिसमें बंगाल के तामलुक में भी समानांतर सरकार की स्थापना हुई, जिसको जातीय सरकार कहा गया और इस सरकार का नेतृत्व सतीश सामंत ने किया। ये सरकार 1942 से 1944 तक रही। अगर बात करें इन समानांतर सरकारों में, सबसे लंबे समय तक की सरकार सतारा की सरकार रही। ये सरकार 1942 से 1945 तक चली। इसके प्रमुख नेता वाई.बी. चौहान और नाना पाटिल थे। उत्तर प्रदेश में भी इस दौरान एक समानांतर सरकार का नेतृत्व चित्तू पांडे के नेतृत्व में हुआ, जिसको बलिया की सरकार कहा गया। यानी उत्तर प्रदेश के बलिया में भी चित्तू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी। ओके, इन सब के बावजूद ये जो आंदोलन था, उसका ब्रिटिश सरकार ने सफलतापूर्वक दमन किया और इसको दबाने के लिए
जो प्रदर्शन कर रहे भीड़ थी उस पर ब्रिटिश सरकार द्वारा गोलियां चलाई गईं। जो कैदी थे इनको कठोर दंड दिया गया, कठोर यातना दी गई। और इसी जो सरकार का इस प्रकार का दमन था, इसके विरोध में ही गांधी जी ने 10 फरवरी 1943 को 21 दिन के उपवास की घोषणा भी की थी। और जब गांधी जी ने उपवास शुरू किया उसके पश्चात देश और विदेश से गांधी जी की रिहाई की मांग जोर पकड़ने लगी। और गांधी जी की रिहाई को मांग के लेकर वायसराय की कार्यकारिणी से कुछ प्रमुख सदस्यों खासकर HP मोदी और NR सरकार ने इस्तीफा भी दे दिया। ओके, लेकिन उसके कुछ समय बाद गांधी जी को खराब स्वास्थ्य के आधार पर जेल से रिहा कर दिया गया। लेकिन ये आंदोलन, वैसे तो देखा जाए तो ब्रिटिश सरकार ने इसका दमन कर दिया, लेकिन ये आगे के लिए काफ़ी सफल आंदोलन रहा। और इसी आंदोलन ने ही ब्रिटिश सरकार को भारत छोड़ने के लिए नींव प्रदान की। और अंततः आप आगे देखेंगे 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। ओके, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित कुछ प्रमुख बातें थी जो कि परीक्षा में अक्सर पूछी जाती हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद 1944 में राजगोपालाचारी द्वारा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते के लिए एक फार्मूला, एक योजना, एक प्लान तैयार किया गया जिसको राजगोपालाचारी फार्मूला के नाम से जाना जाता है। इस फार्मूला में राजगोपालाचारी ने कहा कि मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता का समर्थन करे और अलग होने की स्थिति में रक्षा संचार सेवाएं ये मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के बीच में साझा होनी चाहिए। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने इस फार्मूला को अस्वीकार कर दिया और उन्होंने इस फार्मूला के बारे में कहा कि इसमें गाड़ी को घोड़े के आगे लगाया गया है। और इस तरह से राजगोपालाचारी फार्मूला भी असफल हुआ, अस्वीकार कर दिया गया। राजगोपालाचारी फार्मूला के बाद वेवेल योजना आई। 1945 में वेवेल योजना प्रस्तुत की गई। इसको ब्रेक डाउन प्लान भी कहते हैं। इस योजना की प्रमुख बातें थीं कि केंद्र में एक कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें वायसराय और कमांडर इन चीफ के अतिरिक्त शेष सभी सदस्य भारतीय होंगे। और ये जो कार्यकारी परिषद बनेगी ये तभी तक शासन कार्य का संचालन करेगी जब तक संविधान पर सहमति न बन जाए। ओके, इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया कि इस परिषद में हिंदू और मुस्लिमों की संख्या बराबर बराबर होगी। इस जो वेवेल योजना थी इस पर विचार विमर्श करने के लिए 1945 में ही शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया। शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद और मुस्लिम लीग से मोहम्मद अली जिन्ना शामिल हुए। इस में क्या कहा गया कि 14 सदस्यीय कुल कार्यकारी परिषद का गठन होगा जिसमें जो मुस्लिम लीग से वो 6 सदस्य होंगे और 8 सदस्य कांग्रेस से होंगे। और कांग्रेस के जो 8 सदस्य होंगे उसमें से कांग्रेस ने 2 मुस्लिम प्रतिनिधि को नियुक्त करने की बात की जिसका मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा विरोध किया गया। और यही विरोध ही इस शिमला सम्मेलन की असफलता का कारण बना। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका इसलिए विरोध किया था क्योंकि जिन्ना का मानना था कि भारतीय मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि मुस्लिम लीग ही हो और कोई अन्य पार्टी ना हो, खासकर कांग्रेस तो बिल्कुल ना हो। ओके, अबुल कलाम आज़ाद ने इस सम्मेलन को जल विभाजक कहा और इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग को वीटो पावर भी प्राप्त हुई। इस सम्मेलन में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल ने मुस्लिम लीग को वीटो शक्ति दे दी। ओके, तो ये कुछ प्रमुख घटनाएं हुई थीं भारत छोड़ो आंदोलन, राजगोपालाचारी फार्मूला, वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन के दौरान। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद कैबिनेट मिशन आता है, संविधान सभा के लिए चुनाव होते हैं, अंतरिम सरकार का गठन होता है, लॉर्ड माउंटबेटन योजना आती है और भारत को स्वतंत्र घोषित कर दिया जाता है। इन सभी घटनाओं को हम कल देखेंगे और संभवतः वो मॉडर्न हिस्ट्री का सेकंड लास्ट वीडियो होगा क्योंकि एक वीडियो में हम लोग जो प्रमुख गवर्नर जनरल वायसराय हैं उनके जो कुछ प्रमुख कार्य हैं उसको देखेंगे। यानी लगभग आपका 44-45 वीडियो में पूरी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है। जिन्होंने अब तक पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी है, उसको आप जाकर वहाँ पर
उस प्लेलिस्ट में जीएस रिवीजन के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसको देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए करके कंप्लीट नोट्स को लेकर अगर एक ही बार पढ़ लेंगे तो आपको इसके अलावा कोई भी बुक, कोई भी नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, इसके बाद हम लोग दूसरा सब्जेक्ट शुरू करेंगे, यानी सब कुछ का आपको कंप्लीट रिवीजन यहाँ पर मिलेगा। तो बने रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।